नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर पुण्या लाइव क्लासेस में स्वागत है। चूँकि विद्यालय में आप नहीं हैं, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो कुछ चीज़ें जो अनिवार्य आपकी परीक्षाओं में जो आते हैं और जो आपको भविष्य में भी बेहतर बनाने का काम करेगा, हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। वह टॉपिक है उपसर्ग और उनके प्रयोग। अर्थात यह जो उपसर्ग है इसका प्रयोग हम कहाँ, कैसे और किस लिए करते हैं, इसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला प्रश्न होगा कि आखिर हिंदी व्याकरण में उपसर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी, उपसर्ग क्यों जरूरी है। ध्यान दीजिए कि हम लोग की जो हिंदी है और हिंदी का जो शब्दकोश है वो विशाल है। तो एक शब्द से कई शब्द बन पा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जैसे हार। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। यह जो हार है, यह हार को आप किस अर्थ में लेते हैं, इसके दो अर्थ प्रायः मिल जाते हैं। एक हो जाएगा, हार मतलब होता है पराजय, हार मतलब पराजय, मतलब हारना। और दूसरा मतलब है, हार का मतलब हम कभी कभी बोलते हैं माला। जैसे बोलते हैं, कह रहे हार ले आओ, मोतियों की हार लेके आओ, फूलों का हार लेकर आओ। तो ये जो हार है उसको हम क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं। अब जैसे उसकी हार हो गई, तुम्हारी हार हुई है, अर्थात तुम्हें क्या मिला है, पराजय मिला है। तो इट मीन्स हार के दो अर्थ हैं, पराजय और दूसरा माला। इस प्रकार यहां हार के दो अर्थ होने के बावजूद हम क्या करते हैं, कभी कभी इस हार से पहले ना एक शब्दांश लगा देते हैं, प्र। क्या लगाया, प्र। तो क्या प्र लगाने के बाद, प्र को जोड़ने के बाद यह इसका अर्थ सेम रहेगा? नहीं, अर्थ क्या हो जाएंगे, बदल। अब प्रहार आपने सुना ही होगा, प्रहार करना। जैसे कोई युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में किसी ने किसी के ऊपर क्या किया, प्रहार कर दिया। प्रहार का मतलब हो जाता है चोट करना, है ना, चोट करना, किसी चीज पर मारना, किसी को मारना, प्रहार करना। जैसे कि उसने गुंडे के ऊपर लाठी से प्रहार किया, डंडे से प्रहार किया। तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना, मारना, पीटना, है ना। तो प्रहार का अर्थ हो गया चोट करना। ठीक, अब इसी की तरह एक और शब्द लगाते हैं, एक और शब्दांश लगा देते हैं। तो शब्दांश हम लगा देते हैं प्रति। प्र के जगह हम लगाते हैं प्रति और जोड़ देते हैं हार। तो क्या हो गया, प्रतिहार। कोई बताएंगे क्या प्रतिहार का क्या मतलब है? अर्थ बदलेगा, अवश्य बदलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं बदलेगा, तो बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि उपसर्ग जो है वह तीन तरह से प्रयुक्त हो सकते हैं। पहला, कभी अपरिवर्तित रह सकता है, कभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें बदलाव होगा, है ना, थोड़ा सा। और तीसरा जो होगा पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है। तो यहां बदलाव अवश्य हुआ है। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। आपने जब कृष्ण सुदामा के बारे में वो जो पढ़ा होगा कभी कविता, है ना, उसमें आप प्रतिहार शब्द जरूर सुने होंगे उस कविता में। तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, मतलब दरवाजे पर दो, वो देखते हैं ना भाला, दो भाला लेकर खड़ा रहता है, उसको देख के ही डर लग जाता है ना। तो प्रतिहार का मतलब क्या हुआ, द्वारपाल। अब मैं जो यह बता रहा हूं, आखिर इसका प्रयोजन क्या है, क्या कहना चाहता है, ये जो कहना चाह रहा है आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो हार के आगे जो लगा हुआ है, क्या लगा, अभी क्या दिखाया मैंने, प्र और प्रति दिखाया।
यह क्या है, यह शब्दांश है। शब्दांश का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, शब्दांश का क्या मतलब है, शब्द का अंश होना, शब्द है ना, शब्द का अंश मतलब टुकड़ा, हिस्सा। तो ठीक है, शब्दांश। और ये शब्दांश जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ लगेगा ही, है ना। अब मान लिया जाए आपको बोल दे कि यह जो फल है प्रति को दे दो, तो अब ये प्रति कौन है आप नहीं समझ पाए, या आप यदि बोलेंगे तो कोई और नहीं समझ पाएगा। इट मीन्स कि प्रति क्या है, प्रति के लिए, प्रति के अर्थ को समझने के लिए हम इसके साथ किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पूरा वर्ड है, तो इसको शब्दांश क्यों कह रहे हैं। देखिए, शब्दांश वे हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, है ना, स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग हिंदी में प्रायः नहीं होता, कहीं कहीं हो सकता है, प्रायः का इसलिए मैंने प्रयोग किया है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है, तो प्रति इसलिए क्या कहलाया, शब्दांश कहलाया। क्लियर। अब अभी जो मैंने एक वाक्य बोला कि इस फल को प्रति को दे दो, तो प्रति के आगे यदि हम क्या लगा दें, एक लगा दें, क्या लगा दें, एक, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रति जोड़ एक जो होगा वह हो जाएगा प्रत्येक। अब अर्थ समझ में आएगा शायद। अब मैं बताऊं कि यह जो फल है, इस फल को प्रत्येक को दे दो, यह फल प्रत्येक को दे दो। अब आप समझ गए, तुरंत उठाए फल, चाहे वो आम, अमरूद, केला जो भी हो, वह आपने प्रत्येक को दे दिया, मतलब एक एक करके, दो दो करके, आपकी जानकारी में जितना होगा वो आपने दे दिया। इट मीन्स यह जो शब्दांश था, शब्दांश क्या है, तो शब्दांश है प्रति, है ना। क्यों, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, और इसी को अर्थात यह एक के पहले लगा, एक का मतलब है एक, यदि आप डिजिट में देखें तो एक का मतलब क्या होगा, एक होगा, है ना। एक का मतलब क्या है, एक है, मतलब काउंटेबल नाउन की कह सकते हैं बात है ना। तो ये इसको गिनती किया जा सकता है एक, लेकिन इसके आगे यदि प्रति लग गया तो क्या वह अकेला रहा, नहीं रहा, वो क्या हुआ, बदल गया। अर्थात वहां एक के बदले कितने लोग हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं। अर्थात पूरी की पूरी जो हमारी भारत की जनसंख्या है वो भी प्रत्येक में हो सकता है। क्लियर, बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश, आपने ठीक समझा, ठीक तरह से समझा कि एक जो था, एक क्या था, सिंगल था, लेकिन हम उसके आगे क्या लगा दिए, प्रति लगा दिए, तो प्रति लगाने से उसके अर्थ बदल गए, एक एक ना रहा, एक अनेक हो गया। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं अनेकता में एकता। क्लियर है। अर्थात आप समझ पा रहे हैं कि आज मैं पढ़ाने वाला क्या हूं, उपसर्ग। बिल्कुल, यह जो आप देख पाए, यह जो आपने प्रति और प्र देखा, यही तो है उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। क्लियर है बातें। अब जितनी बातें मैंने बताई वो यहां लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, punyaliveclasses.com पे जाएंगे, वहां आपको नोट्स सेक्शन में जाना है और वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे, ये आपको मिला रहेगा। लेकिन पहले पढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि अच्छा नोट्स निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे, तो नहीं पढ़ पाओगे। अपने से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शब्दों का प्रयोग, जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के बात करते हैं, देन आपके दिमाग में बैठता है।
आप जो सोचोगे कि अच्छा नोट्स निकाल लिए हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। यहां देखते हैं उपसर्ग क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हमने यहां लिख दी है। तो शब्द निर्माण के लिए एक बात मैं बताना अभी भूल गया, थोड़ा सा राह भटक गया था। राह भटकने के क्रम में मुझे बताना वही था कि ये जो शब्द और उपसर्ग और उनके प्रयोग हैं, इनका प्रयोग जो मैंने कहा कि एक शब्द से कई शब्द बन गए, हार से हमने प्रहार और प्रतिहार बना दिया, कभी अनुहार भी बनाएंगे कभी मनुहार भी बनाएंगे। तो वो क्या किया, एक शब्द से कई शब्द बने, अर्थात शब्द का निर्माण हुआ। क्लियर है बात। अर्थात शब्द निर्माण की प्रक्रिया में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। एक और बात समझ लेते हैं यहां कि यह जो हमने कहा शब्द निर्माण, तो क्या उपसर्ग की ही सहायता से हो सकता है? नहीं, ये 4 तरह से हो सकता है। एक आपके सामने है, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास और चौथा जो है वह है संधि। क्लियर। 4 तरह से हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। प्रत्यय, समास, संधि, जो कि आप मेरे अगले वीडियो में भी देखेंगे। अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में आपको प्रत्यय से मैं रूबरू कराऊंगा। फिलहाल आप रूबरू होइए किससे? उपसर्ग से। उपसर्ग क्या है? तो शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, जो जुड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने यहां रखता हूं। जैसे प्र और हार लिखा था हमने, तो इसको बनाया था मैंने प्रहार, बदला था। अब इसी दोनों में से ये बताइए, इस दोनों में से उपसर्ग कौन है? ये जो प्र और हार है, 1 और 2, इस दोनों में से उपसर्ग कौन हुआ? परिभाषा को समझिए। परिभाषा कहता है कि शब्द निर्माण में क्रिया या शब्दों के पूर्व, यह क्रिया या शब्द है, हार, हारना, है ना, क्रिया या शब्द है, इसके पूर्व लगा, है ना, पूर्व जुड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उपसर्ग। अर्थात हमारा प्र जो है वह प्र क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। क्लियर। एक और उदाहरण से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी मैंने लिखा था प्रति और एक, लिखा था ना, बिल्कुल। अब एक जो है अपने आप में पूर्ण है, और हमने इसके पहले क्या लगा दिया? पूर्व क्या लगाया? प्रति लगाया, प्रति। ठीक है, तो प्रति जब लगाया तो यह क्या बन गया? प्रत्येक बना, है ना। आप संधि जब पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे, ई और ए जब जुड़ता है तो वह यह बन जाता है यो। क्या बन जाता है? य बन जाता है। ध्यान से समझिए, यहां एकार कैसे हुआ, संधि की बातें हैं। जब आप संधि को देखेंगे तो एक बार आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रति जोड़ एक है, अर्थात ये बना प्रत्येक। क्या बना? प्रत्येक बना। तो अर्थ बदला कि नहीं बना? मैंने क्या बताया? एक था, लेकिन जैसे ही प्रति जुड़ा वो क्या हो गया? अनेक हो गया। इट मीन्स यह जो है, यह हमारा, यही तो है उपसर्ग। इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। तो क्या उपसर्ग की परिभाषा समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अब कभी कभी परिभाषा कुछ और भी हो सकता है कि परिभाषा में बताया जाता होगा, कभी आपने सुना होगा कि शब्द
जब किसी शब्द के पूर्व कोई शब्दांश लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। लेकिन मैं इस अर्थ को, इस परिभाषा को थोड़ा सा दरकिनार रखता हूं, अलग रखता हूं। सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये तीसरा पॉइंट जो आपके सामने है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये कहता है कि उपसर्ग के योग से 3 गतियां हैं, उपसर्ग की 3 गति हैं। पहला कि शब्दार्थ कभी कभी अपरिवर्तित रहता है, लेकिन जो परिभाषा अभी मैंने बोला, जो लिखाया नहीं है, कभी आपको सुनने को मिल सकता है कि शब्दांश की जोड़ने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन ये बताता है कि कभी कभी अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण से भी मैं आपको वाकिफ कराऊंगा, पहले देखते हैं। कहता है कभी ईशत परिवर्तन, ईशत मतलब होता है छोटा सा परिवर्तन होगा और कभी पूर्ण परिवर्तन होगा, मतलब अपरिवर्तित, कभी आधा और कभी पूरा परिवर्तन होगा। इसलिए यह परिभाषा जो आपके सामने है ये बिल्कुल सटीक है और सही है। इसी को याद रखना है कि शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जुड़ते हैं, जो लगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। अब इससे पूर्व जो मैंने बताया था कि जो ये प्र और प्रति है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। वे किसी शब्द के साथ ही आएंगे और परिवर्तन करता है। क्लियर, परिभाषा समझ गए। परिभाषा यही सही क्यों है, क्योंकि आपने पूर्व जो परिभाषा पढ़ी होगी वो क्यों गलत है, इस पे आप समझ पाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं उदाहरणों से। कुछ उदाहरण आपके सामने यहां है, देखिए। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। हाँ देखिए, कहता है अभी और हार को ही मैंने क्या किया, यहां हार को ही पूरा का पूरा ले आया। अब जैसे हार के आगे हमने क्या जोड़ा था, अभी जोड़ा था, क्या बना था, अभिहार। तो अभिहार का मतलब हो जाता है आक्रमण। इस हार के आगे हमने जोड़ दिया अनु, अनु का मतलब होता, अनुहार मतलब होता है समानता। अब जोड़ दिया अपहार बन गया, अपहार अपहरण, समझ रहे ना। तो उसी तरह से अपहार का मतलब होता है उड़ा ले जाने वाला। अब हार के आगे हमने आ लगाया तो यह हो गया आहार। क्या हुआ, आहार। आहार का मतलब समझ रहे हैं, आहार का मतलब होगा भोजन। फिर है उद, यहां उत या उद दो हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रायः उत या उद दोनों होता है, ठीक है। तो उत या उद जोड़ हार करेंगे तो उद्धार होगा, जिसको हम कहते हैं त्राण मिलना, ठीक है। उप लगा देंगे हार के पहले, उपहार हो गया भेंट। अब सम के आगे मतलब हार से पहले सम लगाएंगे तो यह संहार हो गया, जिसको कहते हैं नाश होना। क्लियर। अब आगे जो चर्चा है कि ये दो चीज, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इस उदाहरण को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि वी जोड़ आहार। अब देखिए ये बना, अब ये जो हार के आगे है एक ही उपसर्ग होगा, एक ही शब्दांश जुड़ेंगे नहीं, कभी कभी दो शब्दांश भी जुड़ जाएंगे, दो उपसर्ग जुड़ेंगे। जैसे वी जोड़ आ जोड़ हार, वी जोड़ आ जोड़ हार। इसको थोड़ा सा समझते हैं। वी जोड़ आ जब बनेगा, जब आप संधि पढ़े होंगे तो आपको मैंने बताया था कि ई का क्या हो जाता है, य बन जाता, यह बन जाएगा व्य। क्या बनेगा, व्य। और आ लगा हुआ है तो यहां हो जाएगा हमारा आकार, व्या। और ये जो होगा, ध्यान रखिएगा, आप यहां रखेंगे आब को, ठीक है। यहां आप एक चीज सही कर लेंगे, आपको जो नोट्स मिलेगा सही करके मिलेगा। यहां अब होगा, वी जोड़ अब होगा तो ये बनेगा हमारा व्यव। क्या बनेगा, व्यव, ठीक है। और इस हार को यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा व्यवहार। वो सही करके मिल जाएगा। वी जोड़ अब जोड़ हार है तो वी और अब जब जुड़ेगा तो व्यव बनेगा, है ना। हर्षीकार बन जाएगा य में
और अब जो होगा वो व्यव हो गया, हार हो गया व्यवहार। अब आगे है उपसंहार, तो उप और संहार, ठीक है, इतनी सी बातें समझ गए। अब कुछ उदाहरण और देखेंगे और समझते हैं, लेकिन यहां जो आप बात की गई है, यहां बात की गई है कि हिंदी में 5 भाषा जातियों के उपसर्ग हैं, ठीक है, हिंदी के जितने उपसर्ग हैं वो 5 भाषा जाति के हैं। पहला है संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है हिंदी, चौथा अरबी और पांचवा फारसी। मतलब हिंदी जो परिवार है, हिंदी में जो आप शब्दकोश की जो चर्चा मैंने पूर्व में की, उस हिंदी शब्दकोश में संस्कृत